नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है IRT का अनसॉल्व्ड पेपर में आए हुए प्रश्नों का सलूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही करना है हम लोगों को। तो आइए देखा जाए कि 20 क्वेश्चन तक हो गया था। 21 नंबर, यदि log ऑफ m बेस 12 बराबर a दिया गया है, ठीक है, और log ऑफ m बेस 18 बराबर b दिया है, a माइनस 2b अपन b माइनस 2a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर a बराबर दिया गया है log ऑफ m बेस 12 और b बराबर दिया है log ऑफ m बेस 18 बराबर b। ठीक है, अब यहाँ पर a व b का मान अब इसमें दिया गया, इसलिए a माइनस 2b अपान b माइनस 2a बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये एक स्थान पर log ऑफ m बेस 12 माइनस 2 log ऑफ m बेस 18 और पूरे का बटा लिखा जाएगा log ऑफ एक b की वैल्यू 18 log ऑफ m बेस 18 और माइनस 2 log ऑफ m बेस 12। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करते समय कि आपको पता है लॉगरिथमिक में फार्मूला होता है a बेस b, तो इसको जब बेस चेंज होता है तो 1 अपान हो जाता है log ऑफ b बेस a। तो इसमें हम क्या करें कि बेस m कर देते हैं, सभी का बेस m कर दें। ठीक है, अगर सबका बेस m करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, देखिए ये हो जाएगा 1 अपान log ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 12 बेस m माइनस 2 अपान log ऑफ, यहाँ हो जाएगा 18 बेस m और पूरे का बटा यहाँ पे होगा कि 1 अपान log ऑफ, यहाँ 18 बेस m और माइनस 2 अपान log ऑफ और यहाँ हो जाएगा 12 बेस m। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि ये आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ 18 बेस m माइनस 2 log ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 12 बेस m और पूरे का बटा ये हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है, और माइनस 2 log ऑफ 80। क्लियर, और ये नीचे का कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अगर हम लिखें तो देखिए ये गुणा है ना, ये माइनस है ना, तो ये 2 तो चला जाएगा इस पर पावर, ये भी 2 चला जाएगा पावर हो जाएगा, और माइनस है तो घटेगा, यानी एक ही log लिखें और ऊपर के लिए लिख दें। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर और ये 18, तो 18 बटा 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और ये नीचे के लिए लिख देते हैं, यहाँ m है और यहाँ पर लिख देते हैं कि log ऑफ, यहाँ पर m है और ये 12 बटा ये लिख देते हैं कि 2 है तो 18 का स्क्वायर 300, यानी 18 गुणे 18, 18 गुणे 18। ठीक है, अब देखिए अब ये नीचे है तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ, ये देखिए m है, यहाँ भी m है, तो बेस हट जाए तो सीधे इतना या तो हम काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कट जाता है तो काट दीजिए। देखिए 6 तिली 18, 6 दूना के 12, फिर 2 नवा 18, 9 तिली 27। ठीक है, ये काट दीजिए 6 से, 6 तिली 18 और 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 दूना के 12, 2 6 चौके 24, 8 तिली के 24।
8 लिखे 24, तो ये क्या हो जाएगा 8 बार। इसका मतलब 1/8। अब देखिए ये 1/8 है, ये 1/27, तो ये m हट जाएगा, तो सीधे हम लिखेंगे क्या है, ये 27 है, ठीक है, तो ये 8 है, तो 1/8 यहाँ 27, क्लियर। यानी क्या लिखा जाएगा, यहाँ m है, यहाँ m है। ध्यान समझिए कि जैसे लिखा जाता है log ऑफ a बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a अपान log ऑफ b। और हम चाहें तो हटा सकते हैं यहाँ का, यहाँ चाहे जो रख दीजिए, m रखना है तो m रख दीजिए, p रखना है p रख दीजिए, कुछ भी रखिए। अब देखिए यहाँ 27 है ना, क्या है 27, तो ये 27 चला जाएगा ऊपर, देखिए 1/27 है, 1/27 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि या तो हम लिखें कि 1/8, तो ये लिख सकते हैं कि log ऑफ 1/8। देखिए यहाँ पे log ऑफ 1/8 को 1/2 टू द पावर 3, और नीचे लिख दें log ऑफ 1/3 टू द पावर 3, 3 आ जाएगा इधर, तो 3 log ऑफ 1/2 अपान 3 log ऑफ 1/3, 3 कट जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 लिखेंगे, इसको तो ये लिखेंगे ना, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, क्यों, और इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3। अब 1 का मान 0, माइनस माइनस कट जाएगा, ये log 2 अपान log 3 क्या आ जाएगा, log 2 अपान log 3। क्लियर है, बोलिए, सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया, आइए अगला नंबर देखा जाए। यदि 2 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 4 टू द पावर y प्लस 2 तथा 3 टू द पावर x माइनस 2 बराबर 9 टू द पावर 2y माइनस x, तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, दिया गया है कि 2 टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 बराबर है 4 टू द पावर y प्लस 2, तो इसको लिख दें 2 का स्क्वायर बराबर y प्लस 2, या इसको लिख दें 2 पर 2y प्लस 4, ये 2 टू द पावर x माइनस 1। इसका मतलब जब आधार बराबर हो तो घात बराबर होते हैं, x माइनस 1 बराबर 2y प्लस 4, यानी अब इसको हम सॉल्व करें तो x बराबर 2y प्लस 5 हो गया, समीकरण ए। तथा इसी प्रकार अगर हम उसको देखें इसे, तो 3 टू द पावर x माइनस 2 बराबर 9 जो लिखा गया है, 3 का स्क्वायर करें यानी 4y माइनस 2x हो जाएगा, अर्थात x माइनस 2 बराबर 4y माइनस 2x, ठीक है। अब 2x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 4y प्लस 2 हो गया, ठीक है। और x का मान हम ये रख दें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 5 बराबर 4y प्लस 2। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 6y प्लस 15 बराबर 4y प्लस 2,
तो ये आ जाएगा, तो 2y बराबर 15 उधर जाएगा तो -13, तो y बराबर हो गया कि -13/2, -13/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर है, y का मान आ गया तो x का मान निकल जाएगा। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया, इसमें y की वैल्यू 13/2 आ गया, जबकि दिया नहीं है 13/2। तो अब ये y का मान रखकर x का मान निकाल लेंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है। ठीक है, तरीका समझ में आ गया ना सभी लोगों को। चलिए अगला नंबर देखेंगे, बनाना पड़ेगा। अगला देखा जाए। यदि a बराबर b टू द पावर x, b बराबर c टू द पावर y और c बराबर a टू द पावर z हो तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि a बराबर b टू द पावर x, b बराबर c टू द पावर y और c बराबर a टू द पावर z। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर a b के जगह पर हम ये रख दें तो c टू द पावर y, तो x इंटू वाई हो गया। ठीक है, और a बराबर c के स्थान पर ये रख दें तो a टू द पावर z, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ तो 1 है ना, तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1। सॉल्व कर लीजिए। x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1 दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं। हो गया, अगला देखिए। यदि 8 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं तो 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगाई जाएं कि काम 5 दिन में पूरा हो जाए। तो आइए देखा जाए। 8 पुरुष या 12 महिलाएं, तो इसका मतलब है कि 8 पुरुष का कार्य 12 महिलाओं के कार्य के बराबर, तो 2 पुरुष का कार्य 3 महिलाओं के कार्य के बराबर। ठीक है, अब इसमें से P1 बराबर, चाहे पुरुष को रखें या महिला को, ठीक है, मान लेते हैं कि हम महिला को ही रखते हैं, तो P1 बराबर 12 और D1 बराबर 10 दिन। P2 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं, तो P2 ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी महिला लगाई जाए कि काम 5 दिन में हो जाए। D2 बराबर 5, तो हमें तो पता है कि P1 D1 बराबर P2 D2। P1 के जगह पर 12, D1 के जगह पर 10, P2 के जगह पर ज्ञात करना है, D2 के जगह पर 5। इसका मतलब P2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 बटा 5, 5 दूना के 10, 12 दूना के, यानी कुल 24 महिलाओं की आवश्यकता है। अच्छा, आपको 24 महिलाओं की आवश्यकता है, 4 पुरुष हैं और 4 पुरुष पहले से हैं, तो 4 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर, तो 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर। तो 4 पुरुष बराबर हो जाएगा 3/2, यानी 2 दूना के 4, 2 3 6, 6 महिला पहले से हैं। टोटल चाहिए 24 महिलाएं और 6 हमारे पास पहले से काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है 6 के बराबर कार्य हो रहा है। इसका मतलब बढ़ी हुई जो महिलाएं होंगी वो हो जाएंगी 24 माइनस 6 बराबर 18, तो 18 महिलाएं बढ़ेंगी। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला देखिए।
एक जादूगर शंक्वाकार टोपी पहने हुए है जिससे उसका सिर पूर्णतया ढका है। यदि टोपी में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है और उसके सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बताइए। तो कपड़ा जो लगा है वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। टोपी इस तरह है, ठीक है, तो ये एल होता है, ये त्रिज्या आर होता है। तो ये पाई यानी अगर 2 से गुणा कर दें या इसी में 2 से गुणा करें 2 से भाग दे दें तो P इंटू एल अपान 2 ये सी एस होता है। तो सी एस दिया है कितना 840, परिमाप कितना दिया है 56 सेंटीमीटर और एल नहीं पता है 2, तो एल बराबर हो जाएगा 840 गुणे 2 बटा 56, 8 सते 56, क्यों तो 8 सते 56, ये 8 से देखिए 8 कम 8 0 5 कट गया, 7 से कट जाएगा, ठीक है, 7 कम 7 3 35, 7 5 35, 15 गुणे 2 तो 15 दूना के 30। इसका मतलब एल बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। लगा लीजिए 30 सेंटीमीटर, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, हो गया। अगला देखिए, चौबीस सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है लंबाई होगी। अब देखिए कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये है वृत्त, ठीक है, 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है ये, और एक केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये 12 और ये भी 12, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 ये है, 5 ये है, तो ये तो 13 हो गया ना, क्यों। तो पूछा जा रहा है जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी यानी ये 12 हो और ये 13 है तो ये भी 13 होगा, तो ये 13 है ये 12 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 हो जाएगा ये, तो 5 5 इधर, तो 5 5 कितना 10 सेंटीमीटर। लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। 2 शंकु हैं जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 1/3। आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 r1/r2 3/1, ठीक है। उनके आयतनों का अनुपात होगा आयतन v1/v2 बराबर r1/r2 का स्क्वायर इंटू h1/h2। तो r1/r2 है 3/1 का स्क्वायर, h1/h2 1/3, 9/1 गुणे 1/3 तो 3/1, यानी v1/v2 बराबर 3:1 का अनुपात। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। अगला नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद, तो p+5 और b+5। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये 2 गुना हो गया, ठीक है। 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक होगी, तो 2 गुना से 10 वर्ष अधिक, 10 जोड़ दें। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लिया जाए यहीं से, क्यों
तो p की जगह पर लिख दें 3b + 5 और +5, ये तो p के स्थान पर बराबर ये 2b + 10 + 10। अब ये 3b 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ 3b = 2b + 10, तो ये इधर आएगा तो b = 10, इसका मतलब 10 वर्ष है। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। x² + x - 6 और x³ + 3x² - 3x - 14 का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालते समय सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, जैसे x + 3 = 0 तो x = -3 इसमें भी रखिए, इसमें भी रखिए, ठीक है। सभी में रख कर चेक कर लीजिए। तो x = -3 रखिए, देखिए क्या संतुष्ट हो रहा है। तो -3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 6 3 9, ये तो 0 हो गया है, संतुष्ट हुआ यहाँ पे। तो ये -27 होगा, ठीक है। और ये 9 × 3 = 27 + 27 होगा, और वो -9 और -14, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए, x = 3, x = 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 3 12, तो 6 नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। x = -2, तो -2 रखिए, तो ये 4 -2 -6, ठीक है। तो देखिए ये क्या संतुष्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। 6 और 2 8, तो ये हो नहीं रहा, तो ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। हो गया। x तथा y दो बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः h व l, ठीक है। यदि x + y यानी x + y = h + l हो तो दिए गए कंडीशन में कौन सा शर्त सत्य है। चलिए हमें पता है कि x तथा y दो व्यंजक है, तो इनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, तो h × l के बराबर होगा। ये तो प्रश्न में दिया है, ये हमें पता है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा है तो हम देखेंगे कि x² x + h का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, x + h का होल स्क्वायर, इधर h + l का भी होल स्क्वायर कर देंगे, क्यों, वर्ग कर देते हैं x + y का, तो x² + y² + x × y, ये हो जाएगा h² + l² + h × l, तो 2hL 2xy, तो 2xy 2hL कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बराबर होता है। अब हम x² + y² = h² + l² होगा, क्लियर है। तो देख लीजिए दिया है x² + y² = h² + l², नहीं दिया है कहीं। अब आगे देखेंगे x³ + y³ = x + y, तो इंटू, और यहाँ पर लिख दिया जाए x² + y² x² + y² - x × y। चलिए ये x + y के जगह पर h + l लिख देंगे, और इस x² + y² की जगह पर ये रख दें h² + l² माइनस ये h × l हो जाएगा। अब देखिए तो ये पूरा क्या है, h³ + l³ है, इसका मतलब x³ + y³ = h³ + l³। देखिए दिया है तो कर दीजिए, ये सही है। क्लियर है, कर लीजिए जल्दी से। अगला नंबर देखा जाए, यदि गोले की सतह का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसका आयतन होगा।
अब देखिए इसका मतलब ये है कि गोले की सतह का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये दिया है 4πr² बराबर 5544। तो πr² या r² बराबर 5544/4, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 11 से काट दें क्या, 11 दूना के 22। ठीक है, ये 4 को रहने दीजिएगा और 11 से कट जाएगा, 11 5 55, 0 उतरेगा 4। ठीक है, फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 5 55। अब यहाँ पर 7 है, फिर 2 से 11 दूना के 22, 2 चौके 8, 8 से कट जाएगा, 8 छक 48, 2 24, 8 लिखे 24 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो गया 9 गुणे 7 गुणे 7 r²। तो r बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7। r का मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो अब आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r³, तो पाई का मान 22/7, 22/7 r³, तो 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, 3 7 21, 21 से 21 कट जाएगा। तो अब इसका गुणा कर दें, तो ये 21 में 21 का गुणा करें 441, 441 गुणे 4 गुणे 22। ठीक है, गुणा करें तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 17 गुणे 22। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 1764 गुणे 22, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 7 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, तो 8 2 5 3 जोड़ दीजिए, 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8, 5 2 7 1 8 और 5 3 8 3। तो ये हो गया 38808। तो 38808 लगा लीजिए। हो गया, चलिए अगला देखिए। सारणी दिया गया है, भार और विद्यार्थी और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो 30 से 34, ठीक है, 34 से 38, 38 से 42, 42 से 46 और 46 से 50। विद्यार्थियों की संख्या है 6 8 12 9 5। तो इसका माध्यमान निकाल दें। 30 और 34 जोड़कर आधा करेंगे तो 32, ठीक है, और 32 4 36 और 36 4 40, 40 4 44 और यहाँ पे 48। ये तो x हो गया, माध्यमान है, माध्य यानी L1 + L2/2। अब ये f है, ये x है, तो f × x। तो 6 दूना के 12, 6 तिली 12, 6 तिली 18, 1 19, 8 छक 48, 8 तिली के 24, 24 4 28, 12 चौक 48 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39 और ये 5 बटे 40, 5 चौके 20, 4 24। अब ये जोड़ दें, 8 2 10 6 16, 9 1 10 8 18, 18 8 26, 26 और 9 35, 35 और 4 39, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 1596। और ये सिग्मा f जोड़ दें,
तो ये 8 6 14, 14 2 16, 16 9 25, 25 5 30, 3 1 4। तो m बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ 1596/40। ठीक है, तो अब यहाँ पर दशमलव तो लग जाएगा, 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, कितना बचा 3 39, 4 9 36, 3 फिर 4 9 36, 39.9। तो यही आंसर है समांतर मान। सॉल्व कर लीजिए। ये f था, ये x है और ये f इंटू एक्स है, नीचे ये सिग्मा एफ एक्स है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। इन दोनों को जोड़कर आधा किया गया है 32, इन दोनों को जोड़कर आधा किया ये, 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 फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा गया है। इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़कर भाग दे देंगे। चलिए अगला देखिए। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजाओं की जो लंबाई होती है ए, वो होता है √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना है 6, तो 6/2 का स्क्वायर प्लस 8/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25, तो 25 के यानी 5। ए बराबर कितना आ गया 5। तो भुजा की लंबाई 5। ठीक है, ये समचतुर्भुज होता है और ये इसके विकर्ण है, एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। तो ये d1/t, इधर भी d1/2 और इधर d2/2, तो ये 90 अंश समकोण हो जाता है। ये a है, तो ये है लंब, ये है आधार, ये कर्ण हो जाएगा, इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। दिया गया है कि 2 sin स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0, तब cos x का मान होगा। तो देखिए यहाँ दिया है 2 sin स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0। तो cos x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दें प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0। तो जगह 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा, 2 1 3 हो जाएगा ना, तो माइनस से गुणा कर दें तो 2 cos स्क्वायर x और माइनस √3 cos x और ये प्लस 3 होगा तो -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि cos, तो ये 2 का गुणा √3 में हो जाए, तो ऐसे लिख दें 2 गुणे √3 गुणे √3। क्यों? तो ये 2√3 में से √3 घटा देंगे तो √3 आ जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2√3 cos x और प्लस √3 cos x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस √3। ठीक है, और प्लस यहाँ पे √3 कॉमन ले लें तो cos x माइनस √3 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि 2 cos x प्लस √3 इंटू cos x माइनस √3 बराबर 0। तो जो cos x का मान आएगा, ये cos x का मान
यहाँ से तो -√3/2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा √3, ठीक है। लेकिन cos x का वैल्यू √3 होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए कट कर देंगे तो केवल -√3/2 लिखेंगे। -√3/2 सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। cos x की वैल्यू √3 नहीं होता है, क्योंकि ये cos x इज नॉट इक्वल टू √3, ये 1 से अधिक है, ठीक है। और 1 से अधिक cos की वैल्यू और sin की वैल्यू नहीं होता है। हो गया, चलिए कर लिए। अगला नंबर देखा जाए। किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन बढ़ जाएगा। देखिए, केवल ऊंचाई बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² h। तो ये अगर सभी कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल h, यानी जितना ऊंचाई में वृद्धि होगा उतना ही आयतन में। तो शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन भी कितना बढ़ जाएगा? 50% बढ़ जाएगा। इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर कंसेप्ट पता रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा, ठीक है। मौखिक लगेगा, बहुत हमने परसेंटेज में बताया है। अगला है कि समीकरणें 7x - 2y = 3 और 11x - ky + 8 = 0 असंगत। असंगत जानते हैं किसे कहा जाता है? असंगत उसे कहा जाता है जो समांतर है, और समांतर अगर हैं इसका मतलब ये है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a1 ये है 7 है, a2 है 11 बराबर, यहाँ पर जो b1 दिया है वो 2 है, ठीक है, -2 है, और वहाँ पे -k लिखा गया है। क्लियर है? अब यहाँ से k की वैल्यू माइनस कट जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगा 11 दूना के 22/7। देख लीजिए कहीं दिया है 22/7, लगा लीजिए, हो गया। अच्छा, जब ये कहता है कि अनंत हल हो, तो जब अनंत हल होने के लिए कहता है तो ये भी बराबर हो जाता है। अनंत हल के लिए कहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहेगा अद्वितीय हल हो, अद्वितीय यानी इसका मतलब ये है कि 2 हल ना हो, तब इसमें से कोई भी बराबर नहीं होगा, या तो तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 37 कह रहा है कि यदि a बराबर दिया है, a बराबर दिया है इतना 2 3 1 2 3, b बराबर 2 3 4 तथा समष्टि समुच्चय u बराबर 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो पूछा गया है a इंटरसेक्शन b का डैश। तो पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं, a इंटरसेक्शन b निकाल लिया जाए। तो a इंटरसेक्शन b मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है? 2 और 3, तो यहाँ लिख दीजिए 2 और 3। अब a इंटरसेक्शन b का डैश पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b का डैश आप निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन b का डैश तभी निकलेगा जब u में से a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए, यानी u का वह सदस्य जो a इंटरसेक्शन b में ना हो, अर्थात 2 3 u में से हटा दीजिए तो बाकी सब लिख दीजिए। इसका मतलब 1 4 5 6 7 8 9, तो देख लीजिए 1 4 5 6 7 8 9, ये डी है, लगा लीजिए। तो आज हमने आप सभी को कुछ प्रश्नों का सलूशन किया, जिसमें 20 से 21 से लेकर 37 तक के प्रश्न पूछे गए थे, यानी बताया गया इस पेपर में 37 प्रश्न मैथ के थे। IERT की बात कर रहे हैं,
और IRT का आपको पता है कि डेट बढ़ गया है। लॉकडाउन में 30 जुलाई तक कोई परीक्षा नहीं होगा, तो न तो पॉलिटेक्निक का पेपर होगा न IRT का पेपर होगा। अब 30 जुलाई के बाद ही पेपर होने की संभावना है। ठीक है, तब तक एक चांस मिला हुआ है, अच्छा मौका है, आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी आप सबको बताया है, कल हम इसी के फिजिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रतिदिन चैप्टर प्रतिदिन एक जो है हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे, क्रम से सॉल्व करेंगे, जितना हो जाएगा 1 घंटे में उतना करेंगे। प्रतिदिन होगा 10 बजे से, पर इसमें वही शामिल हो पाएगा जो 500 रुपीज़ जमा करेगा, नहीं तो अब क्लास कोई भी देख नहीं पाएगा। क्लियर है? और हाँ, आज हमने एक कक्षा 11 का भी क्लास स्टार्ट किया है, तो 7:30 बजे से। तो जो भी आपके संपर्क में दोस्त यार होंगे उन्हें बता दीजिएगा। ये समुच्चय सेट थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं, तो सेट थ्योरी जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा उसमें। ठीक है, क्लियर है? तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।